नमस्कार। हमारी आज की कहानी मैथिली की एक लोक कथा है। इस लोक कथा को मावाजीत नाम से जाना जाता है। इस कहानी का मुख्य किरदार होता है एक सियार। ये सियार जो होता है ये सुबह सुबह मतलब मुंह अंधेरे जिसको कहते हैं, सूरज उगने से थोड़ा पहले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। और भूखा सियार इधर उधर जब अपना खाना ढूंढ रहा था तो इसी क्रम में वो सरसों के एक खेत को पार करने लगता है। सुबह सुबह का वक्त था, ओस गिरी थी और ओस की वजह से फूल जो थे वो थोड़े भीगे हुए थे। सियार भी थोड़ा भीग जाता है और भीगने का नतीजा ये होता है कि उसके बदन पर सरसों के कई फूल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। जब तक सियार उस सरसों के खेत से निकलकर दूसरी तरफ पहुंचता तो उसके बदन पर इतने पीले फूल चिपक गए थे कि वो लाल लाल जैसे कलर से कुछ कुछ पीला दिखने लगा था। सियार का ध्यान जैसे इस बात पर गया कि वो पूरी तरह से पीला हो गया है, उसके शरीर पर पता नहीं क्या उग आया है, तो वो घबराया। अब उस जमाने में और बिहार में भी बीमारियों से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ वगैरह बिहार में बड़े परंपरागत त्योहार जो होते हैं उनके बारे में शायद आपने सुन रखा होगा। तो भाई हमारा सियार जो था वो भी भगवान सूर्य की उपासना करने लगा। उसने हाथ जोड़े और भगवान सूर्य से निवेदन किया कि अगर किसी तरह से उसे इस पीले फूलों वाले पूरे बदन पे जो पीला रंग उगाया था उससे मुक्ति दिला दी जाए तो वो एक शेर का सर भगवान सूर्य को अर्पित करेगा। थोड़ी देर तक वो भगवान सूर्य को याद करता रहा, लेकिन सुबह तब तक हुई नहीं थी, सूर्य उगे नहीं थे, तो बीमारी भी ठीक नहीं हुई। थोड़ी देर तक जब उसकी उपासना का कोई नतीजा नहीं निकला तो उसने सोचा कि लगता है कि भगवान सिर्फ इतने से चढ़ावे पर संतुष्ट नहीं हो रहे, चढ़ावा कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर उसने आगे जोड़ना शुरू किया। उसने कहा कि सिर्फ एक शेर का सर नहीं, मैं साथ साथ एक बाघ का सर भी चढ़ाऊंगा। अब शेर और बाघ जैसे बड़े जीवों की बलि चढ़ाने की बात उसने कर दी। अपनी औकात से काफी ऊपर की बात थी, लेकिन अब तो जान बचानी थी उसे लग रहा था कि किसी तरह की बीमारी हो गई है जिससे बचना बहुत जरूरी है। तो उसने बाघ का सर चढ़ाने की भी बात कर दी, शेर का सर चढ़ाने की भी बात कर दी और इंतजार करने लगा कि किस तरह से उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तब तक सवेरा होने लगा था, सूर्योदय हो ही रहा था और जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ने लगता है ओस भाप बनती जाती है, वैसे ही पीले फूल उसके शरीर से झड़ने लगते हैं। प्रसन्न होकर सियार नाचने कूदने लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है। और 10 बजते बजते जब तक पूरे फूल उसके शरीर से झड़ जाते हैं तब तक तो वो प्रसन्न होता रहता है। लेकिन दिन चढ़ते ही उसे याद आता है कि उसने तो कह रखा था कि वो एक शेर और एक बाघ का सर चढ़ाने वाला है। अब वो सोचता है कि अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो मेरा तो बड़ा नुकसान होगा। भगवान सूर्य अगर दोबारा नाराज हो गए और ऐसी बीमारी उसे दोबारा हो गई तो पता नहीं वो कैसे ठीक हो पाएगा, मर ही जाएगा। तो उसने सोचा चलो भाई कोई युक्ति लगाते हैं और किसी तरह से एक बाघ और एक शेर का सिर लाते हैं। तो वो चला जंगल में और जंगल में पहुंचा वो पहले बाघ के पास। बाघ की गुफा के नजदीक वो जैसे ही पहुंचा वैसे ही बाघ उसे खाने के लिए झपटा। बाघ को लगा कि मेरे इलाके में किसी ने घुसपैठ की है, कोई और जानवर मेरी गुफा की तरफ आ रहा है, इतनी हिम्मत हो गई। तो जैसे ही बाघ सियार को खाने के लिए झपटा, सियार चिल्लाने लगा मामा ठहरिए, मामा ठहरिए। अब बाघ ने सोचा कैसा मामा, कौन सा मामा, मैं इसका मामा कब से हो गया। तो उसने सियार से पूछा कि भैया कौन सा मामा, तू मेरा भांजा कहां से हो गया। तो सियार बोला नहीं नहीं मामा जी ऐसा नहीं है, मैं आपका भांजा ही हूं, लेकिन मेरी मां का गौना जिस दिन हुआ था ना उसी दिन आपका जन्म हुआ था। गौना मतलब शादी के बाद जो विदाई होती है। तो सियार कहने लगा कि मेरी मां की विदाई जिस दिन हुई थी उसी दिन आपका जन्म हुआ था, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, कभी आपने मुझे देखा नहीं, पहले संबंधियों से कभी कभी मिलना चाहिए, इसलिए मैं तो आया था। तो बाघ ने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है मैं पहचान नहीं पा रहा, अब आ ही गया है और बता रहा है कि भांजा है तो थोड़ी दया दिखाते हैं। होता क्या है कि बिहार की परंपराओं में या जैसे रीति रिवाज यहाँ चलते हैं उसके हिसाब से भांजा जो होता है वो बड़ा ही स्पेशल गेस्ट होता है। आप अपनी बहन को डांट नहीं सकते, ऐसे ही अपने भांजे को तो आप बिल्कुल ही डांट नहीं सकते। ननिहाल में यानी नाना के घर पर भांजे का स्वागत बड़े ही जोर शोर से होता है। तो इस वजह से अब भांजा जो था वो सियार भांजा बन गया था, इसलिए उसका स्वागत बड़े जोर शोर से होता है। अच्छा खाना वगैरह वो जब खा चुका होता है तब वो किस्सा सुनाना शुरू करता है कि भाई यहां तक वो पहुंचा कैसे।
और किस्सा सुनाते सुनाते सियार कहता है कि रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया था। तो बाघ बोलता है, शेर? शेर तुम्हें मिल गया था? इस जंगल में एक शेर है तो हमारी उससे पटती नहीं कुछ ज्यादा। वो दूसरे इलाके में राज करता है, मैं दूसरे इलाके में राज करता हूं। तो सियार बोलने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो शेर तो कह रहा था कि जंगल का राजा मैं ही हूं और वो जो बाघ है वो घुसपैठिया है। तुम उसके भांजे हो तो तुम्हारी हत्या करना तो मेरे लिए जरूरी है। वो मुझे खा ही जाने वाला था, जैसे तैसे मैं जान बचा के भागा हूं। बाघ ने बोला कि अरे ऐसा है, मेरे रहते शेर कैसे राजा हो सकता है? असली राजा मैं हूं, शेर झूठ बोल रहा था। लेकिन सियार जो था वो बोलने में थोड़ा चतुर था, उसने थोड़ा भड़काया बाघ को और बाघ मान गया कि सचमुच शेर ने उसके भांजे की हत्या करने का प्रयास किया है। आखिर खींच कर बाघ बोला कि अगर शेर ने ऐसी हरकत की है तो उसे इसका दंड तो मिलना ही चाहिए। चलो मैं अभी देखता हूं चल के। तो उसने कहा कि नहीं ठहरिए आप, मैं पहले टोह लेकर आता हूं, कहां पे है वो शेर मैं देख के आता हूं, उसके बाद मैं आपको बुला के साथ ले चलूंगा, या उस शेर को ही मैं किसी तरह से बहला फुसला के इधर ले आता हूं और फिर आप उसको मार डालिएगा। तो बाघ बोला कि हाँ ये भी ठीक है, चलो तुम ऐसा करो कि जाओ उसे बहला फुसला करके ले आओ। सियार वहां से निकला और पहुंचा शेर की गुफा पर। पहुंच के शेर की गुफा पर जैसे ही सियार पहुंचा तो शेर भी उसे खाने के लिए झपटा। शेर ने भी ये सोचा कि मेरे इलाके में ये सियार कहां घुसपैठ किया आ रहा है। सियार फिर से चिल्लाया, मामा ठहरिए, मामा ठहरिए। शेर घबराया, रुका। उसने पूछा, तुम मेरे कहां के भांजे हो गए? कब से भांजे हो गए मेरे? मेरा तो कोई भांजा है नहीं, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। तो सियार ने फिर से वही किस्सा सुनाया। बोला, जिस दिन मेरी मां का गौना हुआ था उसी दिन आपका जन्म हुआ था, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपका भांजा हूं, काफी दूर से आपसे मिलने आया हूं और काफी मुश्किलें पार की है मैंने आपसे मिलने आने में, आप ऐसे कैसे मुझे मार सकते हैं? तो शेर ने सोचा हो सकता है सचमुच भांजा हो, तो चलो मिल लेते हैं। तो फिर उसने पूछा, बहुत दूर से आए हो, बहुत मुश्किलें पार करके आए हो जैसा कि बता रहे हो, ये बताओ कि क्या दिक्कत क्या हुई रास्ते में? मतलब पूरा जंगल तो मेरा है, इसे पार करने में तुम्हें मुश्किल क्या आ गई? तो सियार बोला, नहीं नहीं मामा जी, वो रास्ते में ही ना मुझे एक बाघ मिल गया था, कहने लगा कि जंगल का राजा तो मैं हूं, इस जंगल का राजा कोई शेर वेर नहीं है, वो ऐसे ही कोई टुच्चा घुसपैठिया है, मतलब कहीं बांग्लादेश वगैरह से आ गया है और इधर ही रहने लगा है, राजा वाजा नहीं है, और तुम चूंकि उसे राजा घोषित कर रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहता कहता बाघ मेरे ऊपर झपटा था। सियार की ये बातें सुनकर शेर भड़क गया, कहा, जंगल का असली राजा शेर होता है, मैं हूं। सियार ने उसे फिर से समझाया, थोड़ा और भड़काया। आखिरकार शेर मान गया कि उसे जंगल का राजा नहीं माना जा रहा और बाघ के रहते वो जंगल का राजा नहीं माना जाएगा। और तो और बाघ ने तो उसके भांजे की हत्या करने का प्रयास भी किया था। तो आखिरकार शेर जो है वो भड़क कर बोला, चलो देखते हैं उस बाघ को, आज निपटा ही डालते हैं मामला, या इस पार या उस पार फैसला हो ही जाए। तो कहता, हाँ हाँ मामा जी ऐसा करते हैं ना, मैंने देख रखा है कि उसकी गुफा कहां है, आप मेरे पीछे पीछे आइए और मैं चलकर आपको रास्ता दिखाता हूं। शेर पीछे पीछे चला, सियार आगे आगे चला और दोनों लोग पहुंच गए बाघ की गुफा पर। बाघ पहले ही घात लगाए बैठा था। उसने सोचा कि सियार शेर को फुसलाकर यहां ले आया है। वो जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर शेर भी जोर से दहाड़ा और दोनों भिड़ गए। शेर और बाघ दोनों में से कोई कम शक्तिशाली था ऐसा तो था नहीं। दोनों लोग लड़ते रहे और घायल होकर गिरते रहे। जैसे ही लड़ाई थोड़ी भी धीमी पड़ती, सियार जो कोने में बैठा हुआ लड़ाई देख रहा था, वो ताली बजा बजाकर चिल्लाना शुरू करता, मामा जीत, मामा जीत, मामा जीत। अब शेर जो है वो सोचता कि मेरे बारे में कह रहा है कि मैं जीत रहा हूं, और वो जोश में आकर दोबारा से लड़ाई शुरू कर देता। बाघ सोचता कि मैं जीत रहा हूं और ये मामा जीत कह रहा है, तो मेरा भांजा है, मेरे ही बारे में बोल रहा होगा, और वो भी जोश में आकर लड़ना शुरू कर देता। इस तरह काफी देर तक लड़ाई चलती रही। आखिरकार दोनों एक दूसरे को घायल करके बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंचाकर एक इधर गिरा शेर और बाघ दूसरी तरफ गिर पड़ा। जब दोनों बिल्कुल मरणासन लड़ने की स्थिति में नहीं थे और बिल्कुल घायल वायल होकर गिर पड़े, तो सियार को मौका मिल गया। उसने निकाला छुरा, शेर का सर काटा, बाघ का सर काटा और दोनों सिर लेकर अपने हिसाब से जो उसने वादा किया था, जो मन्नत मांगी थी,
उसे पूरा करने भगवान सूर्य को सर चढ़ाने निकल पड़ा। यह कहानी अक्सर दो पक्षों की लड़ाई में अपना हित देखने के लिए सुनाई जाती है। इस कहानी से आप आज की दुनिया में क्या सीख सकते हैं, अगर यह समझना हो तो अभी हाल की वैश्विक राजनीति को देखिए। वैश्विक राजनीति में अगर आप भारत, पाकिस्तान, चीन और तालिबान को मिला जुला कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुराने जमाने जैसा मसला नहीं रहा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए अब रूस और अमेरिका नहीं लड़ रहे होते, जैसा रैम्बो वाली फिल्मों के दौर में हुआ करता था आज से करीब 20 साल पहले, वैसा आज होता हुआ नहीं दिखता। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस नहीं होता, बल्कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका होता है। रूस इस लड़ाई से कहीं बाहर निकल चुका है या किनारे जाकर बैठ गया है कह लीजिए। वैश्विक लड़ाई जो चल रही होती है वो चीन और अमेरिका में चल रही होती है। भारतीय हितों की अगर बात करें तो आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान को अमेरिका लगातार मदद देता आया है। चीन भी पाकिस्तान को लगातार मदद देता रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से लेकर काफी बाकी चीजों में भी उसने मदद की है। ऐसे ही हथियारों का मामला भी देखें तो हथियार भी अमेरिका अक्सर पाकिस्तान को देता रहा है। चीन ने भी वही हरकतें कई बार की हैं। और फिलहाल बलून को लेकर एक मसला चल रहा है, जिसमें एक जासूसी बलून, जिसे जासूसी बलून कहते हैं, ऐसा एक बलून चीन ने छोड़ रखा था और अमेरिका ने उसे मार गिराया है। इस बात को लेकर अमेरिका और चीन में खींचतान चल रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ अगर हम अपनी कहानी को जोड़ के देखें तो हम लोगों को यह आसानी से समझ में आता है कि हम लोगों के पास सियार की तरह मामा जीत कह के किनारे बैठे ताली बजाने का ये अच्छा मौका है। भारत बाकी चीजों से सीखे ना सीखे, लेकिन अपनी ही लोक कथाओं से न सीखे। उम्मीद है अपनी ही लोक कथाओं से सीखकर भारत अपना पक्ष देखना शुरू करेगा। हाल के दौर में जो हमारे विदेश मंत्री होते हैं उनके बयानों से ऐसा लगने लगा है कि भारत ने अपना पक्ष देखना शुरू किया है। मामा जीत जैसी कहानियों को याद कीजिए और अपना पक्ष पहले देखा जाए इसकी कोशिश शुरू कीजिए। इनको अगर ना देखा जाए तो आपको याद होगा कि एक बार शरणार्थियों के बह जाने का मामला उछाला गया था, जिसमें एक छोटे बच्चे का शव समुद्र में कैसे बह गया है और बह के वो डूब गया है, इसको दिखाया जाता था। और इसको दिखाकर शरणार्थियों के लिए जगह मांगी गई थी। शरणार्थियों को जब ये जगह दी गई तो उसके बाद शरणार्थियों ने क्या किया, ये थोड़ा कम दिखाया जाता है। हाल में ही जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो फ्रांस और मोरक्को के बीच जब खेल हुआ था तब क्या हुआ था ये आपको याद होगा। मोरक्को जैसे ही फ्रांस से हार गया तो इन्हीं शरणार्थियों ने जिन जिन देशों में जगह ले रखी थी, जिन जिन देशों में शरण ले रखी थी, उन देशों में ये सारे शरणार्थी एक काफिर मुल्क से एक इस्लामिक मुल्क के हार जाने करते हुए दंगे फसाद पर उतर आए। कई जगह आगजनी हुई थी। फ्रांसीसियों के जो मकान थे उन पर बेल्जियम में जिस किस्म का हमला हुआ था वो आज तक दिखाए जाते हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे दंगे फसाद हुए थे कई नगरों में, कई शहरों में, जहां जहां शरणार्थी थे उन्होंने मोरक्को की हार पे तोड़फोड़ और आगजनी की थी। आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो वहां से शरणार्थी इधर न मंगाए जाने शुरू किए जाएं। जो रोहिंग्या या दूसरे शरणार्थी हैं उनको भारत में जगह न दी जाए, इसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। पुरानी कहानियां प्रासंगिक होती हैं, आपको याद रखनी है या नहीं रखनी ये तो आप पर निर्भर करता है। फिलहाल इस कहानी की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आगे किसी और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।